दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है लीवरेज। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यहाँ से कंफर्म है आपका क्वेश्चन जो आता है वो क्या है, आपका ऑपरेटिंग लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज है, इन दोनों के साथ साथ जो हम कंबाइन कर दे तो कंबाइन लीवरेज आपसे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉइंट नंबर 2, और आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आता है इन्हीं के ऊपर। बहुत आसान प्रैक्टिकल आते हैं, कोई ज़्यादा इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। वो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, मैं कौन कौन से आए हुए हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस किया था और फाइनली आज हम थर्ड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। आप चैनल पर विजिट करेंगे, इन सभी चैप्टर्स के वीडियोज आपको मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगा, PDF भी अवेलेबल है, सो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इनको ऑपरेट कर सकती हैं। राइट, सो चलो फाइनेंशियल जो लीवरेज है इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी जिसके थ्रू आप इनको चीज़ों को लिंक कर सकें। राइट, सो चलो स्टार्ट करें। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो फर्म के अंदर जो रिस्क होता है और जो रिटर्न होता है इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, रिस्क एंड रिटर्न के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है वैसे वैसे हमारा रिटर्न भी बढ़ता है। हमने देखा था कि जो भी पर्सन ज़्यादा रिस्क लेगा उसको उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। क्या हमने डिस्कस किया। अच्छा, रिस्क जनरेट होने के काज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं कि हाँ रिस्क जनरेट हो रहा है। सबसे पहला कारण है कि सेल्स आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। राइट, अच्छा सेल से पहले मतलब कि सामान को बेचने से पहले हमारी कॉस्ट आती है। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर सामान बिकने से पहले हमारे पास कॉस्ट आती है कि हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है, ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है ना। तो ये तो हो गया बच्चे आपके मार्केटिंग का पार्ट। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जिसके अंदर हम कॉस्ट को कंट्रोल करने के बारे में बात करेंगे। राइट, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। कॉस्ट क्या होता है, लागत होती है, मीन्स की किसी भी चीज़ को बनाने की लागत। राइट, जो कि आपको क्या करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है अगर आप उस चीज़ को ले रहे हो तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप बुक्स खरीदते हैं, नहीं खरीदते। आपको पता है अकाउंट्स के बुक जो है +2 के अंदर जब होते थे ना तो वहाँ पे 600, 700, 800 रुपये के करीब उसकी कॉस्ट प्राइस होती थी। राइट, सो मीन्स कि अगर आपको वो बुक परचेज करनी है सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 600 रुपये जो उसके ऊपर सेलिंग प्राइस है वो देना पड़ेगा। अच्छा, उस बुक को बनाने की जो लागत आई है अप्रोक्स मान के चल लेते हैं 480 आई है, तो इसके अंदर जो मार्जिन है, मार्जिन कितना है, 120 रुपीज़ का है। तो ये जितना ज़्यादा कम होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारे पास मार्जिन बचेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बुक सेलर है, वो क्या कर रहा है, उसकी मार्जिन, उसकी जो कॉस्ट है ना 480 की बजाय ना उसको बनाने की लागत है ना उसको 400 रुपये आ रही है, वही सेम बेच तो वही 600 में रहा है, तो इसका तो प्रॉफिट भाई 200 रुपये का हो गया। इन केस कोई ऐसा सेलर भी है जिसको उसकी लागत कितनी आ रही है, टोटल 500 रुपये आ रही है, भाई इसके लिए तो भाई नुकसानदायक ही है, तो केवल 100 रुपये कमा रहा है एक बुक के ऊपर। तो कहने का मतलब जितनी ज़्यादा कॉस्ट हमारी कम होगी उतना ज़्यादा हम मार्जिन बचा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट देखते हैं, हमारी कॉस्ट क्या है, आपकी 2 टाइप्स की कॉस्ट होती है, पता है सभी को। आपको मेनली 2 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, वैसे इसके अंदर सेमी वेरिएबल, वेरिएबल इस तरीके से आती है। हम इसको मेनली 2 टाइप से डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक आपकी होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल देखने से पता लग रहा है कि जो कि चेंज होती रहती है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि चेंज होती रहती है ना। ये हमेशा क्या होती है, फिक्स रहती है, चाहे कुछ भी चल रहा है मार्केट में वो सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने 2 बुक प्रोड्यूस करी, एक बुक को बनाने का खर्चा मेरा 500 रुपये है, तो 2 बुक बनाने का खर्चा कितना हुआ, 1000 रुपये हुआ। ठीक है, अच्छा इन केस मैंने क्या किया, यूनिट बढ़ा दी मैंने। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट मैंने दी आपको कि एक बुक बनाने का खर्चा 500 रुपये है, 2 बुक बनाई मेरा 1000 रुपये खर्चा हो गया। मैंने कहा मैंने ऐसी बुक 10 बनाई है तो 500 रुपये तो खर्चा एक बुक का है, मैंने 10 बुक बनाई है तो कितनी हो गया, 5000 हो गई। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर ही आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होती है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता रहता है वैसे वैसे हमारी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि मैंने दो बुक नहीं प्रोड्यूस करी, मैंने तो एक ही बुक प्रोड्यूस करी है, तो एक बुक प्रोड्यूस किया तो एक बुक से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 500 रुपये खर्चा होगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी।
समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं फैक्ट्री का एग्जांपल हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का भी ला सकता है, मशीनरी का भी ला सकता है कि मशीनरी कितने से डेप्रिशिएट हो रही है। वो जैसे जैसे प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, किसी चीज़ को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही क्या होने वाली, उसकी कॉस्ट इनकर्ड होने वाली, राइट। सो इसका मैं ग्राफ अगर प्लॉट करूँ कि मेरा जो आउटपुट है, मेरा, ये ध्यान से सुनना क्योंकि ये फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने वाला है, फिर ये मत कहना कि मैम आप इसको ऐसे क्यों बोल रहे हो, ठीक है। ये जो स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। आउटपुट है, मैंने कहा कि मेरा आउटपुट कुछ नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि मेरे वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ नहीं हुए। मैंने कहा कि जैसे ही मेरी आउटपुट बढ़ी, मेरी आउटपुट यहाँ आई, कहते वेरिएबल कॉस्ट भी इतना आ जाएगा, कहते हैं आउटपुट इतनी बड़ी तो वेरिएबल कॉस्ट भी इतनी होगी। आउटपुट के साथ साथ क्या होती है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अगर वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट आपका 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, 0 होगी। इतना क्लियर है? अच्छा, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी कॉस्ट बचे कि जो कि फिक्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, मेरी दुकान के अंदर जो स्टेशनरी की मैंने एग्जांपल लिया, मैं बुक्स को सेल तो करती हूँ, ठीक है। एक सीजन ऐसा आया कि बुक बिकी नहीं भाई, मैंने 2 लड़के लगाए हुए थे और उनको सैलरी देती थी मैं 10-10 हज़ार रुपये, ठीक है। अब बुक बिके या ना बिके, भाई मेरे को तो इनको सैलरी देनी पड़ेगी। मैं इनको ये थोड़ी ना कह सकती हूँ कि भाई अब की बार सेल नहीं हुई तो अब की बार तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, ऐसा होगा? नहीं होगा। अच्छा, मैंने कहा कि इस साल मेरी सेल, इस महीने मेरे को सेल नहीं हुई तो बिजली का तो बिल तो आया होगा, है ना, ठीक है। या मैं कहूँगी आप जिस दुकान के अंदर बैठे हैं, ठीक है, रेंट पे ले रखा है, उस दुकान का किराया भी तो होगा ना। या आप किराए वाले से ये कहेंगे कि अब की बार यार मेरी सेल नहीं हुई, प्लीज़ किराया छोड़ दे, ऐसा होगा? नहीं। तो कुछ एक ऐसे फिक्स कॉस्ट होते हैं, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, ये ऐसी लागत इनकर्ड होती ही होती है। इसके अंदर सबसे बढ़िया एग्जांपल है सैलरी का और आपके रेंट का, ठीक है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा। यहाँ पे आउटपुट है, ये कहते हैं कि आउटपुट चाहे आपका 0 है, चाहे आपका ये है, आपका जो फिक्स कॉस्ट है आपकी ये रहने वाली है, आपकी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, आपको इस ग्राफ के थ्रू आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि जितना कम प्रोडक्शन करेंगे उतना नुकसान है। क्यों? मैंने कहा कि मेरे को तो अब की बार प्रोडक्शन मैंने की नहीं, पर फिर भी आपको 20,000 रुपये का खर्चा तो देना ही देना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं। मैंने कहा कि मेरे को 20,000 रुपये खर्चा इन बच्चों को, मीन्स की जो लड़के लगाए हुए मैंने अपनी दुकान पे, वर्कर्स हैं, ठीक है, इनको मुझे पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे मेरी आउटपुट हो या ना हो, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जा रही है, मेरी यहाँ पे आउटपुट हुई, यहाँ पे देखो मेरी प्रोडक्शन जो आउटपुट होने के कारण मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 80,000 रुपये का हो गया, खर्चा कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ 20,000 का, तो बचे 60,000 रुपये। तो कहने का मतलब इस फिक्स कॉस्ट को हम कवर तभी कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं किया तो कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट कवर ना होने का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो एक चीज़ आपको यहाँ ये चीज़ नोट करनी थी कि फिक्स कॉस्ट तभी कवर होगी जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है तो कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट का रिस्क जो है हमारा जनरेट हो जाएगा। क्या मैम वेरिएबल कॉस्ट भी रिस्क जनरेटेड होती है? क्वेश्चन इज दैट, क्या वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी रिस्क क्रिएट करती है? यस या नो? इसका आंसर है नो। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है, ध्यान से सुनना इस बात को। अब मैंने कहा कि ये आपके प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ रही है, अगर प्रोडक्शन घट रहा है तो कॉस्ट भी घट रही है। तो यहाँ पे देख रहे हो, जब 0 आउटपुट है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, 0 है। और मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था कि बुक की लागत कितनी है, 480 है, और बेच कितने में रही हूँ, सेलिंग प्राइस मेरा कितना, 600 है। तो आप देखो यहाँ पे 600 रुपये और 480 रुपये, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन देयर इज अ वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कवर की जाती है जब भी हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। दैट्स द रीजन वेरिएबल कॉस्ट के जनरेट होने से हमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है। पर रिस्क किस में होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया कि वेरिएबल फिक्स कॉस्ट में होता है। एक एग्जाम्पल दूं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सुनो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपको
जैसे अकाउंट के अंदर अपने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने शेड्यूल 3 और पार्ट 2 के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं नहीं बनाते। बट हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम अपने प्रॉफिट को जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम अपनी इनकम स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मैम इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है बच्चे, जहां पर इस तरीके से निकालते हैं कि हमारी सबसे पहले सेल्स होती है, ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, हमारी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको लेस कर दो, ठीक है, और लेस करने के बाद यहाँ पे बचता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, लेस करने के बाद क्या बचता है, अभी सुनो, ध्यान से सुनो, फिर ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से हम लेस करते हैं हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को, ये लेस करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको मैं ना ऐसे करती हूँ, जो लेस करने वाली आइटम है ना उसको मैं रेड एक ऑरेंज पेन से दिखाती हूँ। वेरिएबल कॉस्ट को हम लेस करते हैं, फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं, देन उसके बाद हम मैं पहले लेस करने वाली आइटम ही ले लेती हूँ, ठीक है, बार बार फिर इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, ठीक है, और फिर हम एट द एंड में हम अपने टैक्स को माइनस करते हैं एट द रेट जो भी गिवन होती है, ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या आएगा, EBIT में से जब मैं इंटरेस्ट को माइनस करूँगी तो EBT में से टैक्स को माइनस कर दूंगी तो EAT, जो भी प्रॉफिट बचा उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मैं डिवाइड कर दूँ, आई होप आप लोगों को ये लग रहा है कि हमने ये पहले डिस्कस किया है। यस, हमने पहले जो चैप्टर्स किए थे उनमें सब में डिस्कस किया हुआ है। अब देखो मेरे एग्जाम्पल के अंदर, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ बहुत यूनिक सा, जिससे कि आपको बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाए। एक सेकेंड, हाँ, अब देखो मैंने कहा कि जो मेरी सेल है वो 1000 है, ठीक है, मैंने सेल की 1000 रुपीज़ की, उसके ऊपर जो लागत आ रही है वो करीबन 800 रुपये आ रही है, ठीक है, इनको माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 200 रुपये का। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब हम अपनी सेल में से जितने भी ऐसे खर्चे हैं जो वेरिएबल और नेचर के होते हैं उसको जब अगर लेस कर दिया जाए तो वो कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन किस लिए होता है कि वो अमाउंट होती है जो कि कवर करने में मदद करती है हमारे फिक्स कॉस्ट को। अगर ये कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है फिक्स कॉस्ट से तो आपकी सिचुएशन पॉजिटिव में होगी, अगर ये कंट्रीब्यूशन कम है फिक्स कॉस्ट से तो ये होगी नेगेटिव सिचुएशन कि आप अपने पूरे प्रॉपर फिक्स कॉस्ट को कवर ही नहीं कर पा रहे। समझ पाए? अच्छा, मैंने कहा कि जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, 100 रुपीज़ है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है 100 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है इंटरेस्ट, मेरे को पेमेंट करनी है 75 रुपीज़ की, देन उसके बाद मेरे पास आ जाता है EBT 25 रुपीज़ का। मैंने कहा कि इसके ऊपर मुझे टैक्स देना है अप्रोक्स मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 20%, ठीक है। ये एग्जाम्पल ऐसा सुटेबल है, मैंने इसलिए पहले ही लिखा हुआ था क्योंकि जो हम फॉर्मूले करने वाले हैं उनके लिए सुटेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्रूफ हो रहा है इन अकाउंटिंग पॉइंट से, ठीक है। अब मैं 25 रुपीज़ का 20% इसके ऊपर मुझे टैक्स देना है तो कितना निकलेगा, अब देखो निकाल के देखो, 25 रुपये का 20% कितना होगा, ये होगा बच्चे आपका 5 रुपये, ठीक है। टैक्स देने के बाद मेरे पास फाइनली ये अमाउंट ऐसी बची है जो कि किसके लिए है, आपके सभी के सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। आपको पता है EPS कैसे निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है कि जब जितनी भी हमारे पास अर्निंग होती है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर दूं तो उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी अर्निंग पर शेयर कितनी। मैंने कहा कि मेरी जो अर्निंग पर शेयर है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो मान लीजिए 10 हैं, तो मेरे पास 2 क्या आ गई है, मेरी EPS आ गई। इतना समझ में है। अब ये समझाने का लॉजिक क्या था कि अगर मैं अपने सेल्स को इंक्रीज कर दूं, ध्यान से सुना, मैं अपनी सेल को इंक्रीज कर देती हूं तो क्या मेरी फिक्स कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है वो तो सिंपल सेम रहने वाली है, क्या मेरा EBIT उससे इंक्रीज हो सकता है, मुझे वो इम्पैक्ट दिखाना है ना, कि मैंने ये बताया कि सेल को इंक्रीज करने से मेरी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा कवर होगी, और फिक्स कॉस्ट ज़्यादा कवर होगी तो ऑब्वियस सी बात है उतना ज़्यादा मेरे पास प्रॉफिट बचेगा, है ना। ये जो EBIT होता है ना बेटे, इसको बोलते हैं
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में लीवरेज के चैप्टर में हम क्या बोलते हैं, इसे हम ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं। 5 से 7 मिनट का काम हो रहा है, फिर हम उसके बाद अपने PDF पे चलेंगे, ठीक है। उसमें यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने कहा कि मैंने मेरी जो सेल है ना वो इंक्रीज कर दी है। कितने से इंक्रीज कर दी है? फॉर एग्जाम्पल मैंने 50% से इंक्रीज कर दी। 50% दैट मीन्स मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1500 रुपये, 50% इसका करेंगे 1500 हो गया, ठीक है। इसका 50% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो करके कैलकुलेट करो इसको, 800 इंटू 50%, तो ये 400 रुपये से बढ़ेगा वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे 1200 रुपये हो गया। तो मेरे पास देखो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 300 रुपये हो गया। क्या ये भी 50% बढ़ा है? इनडायरेक्टली देखो ये भी 50% बढ़ा है। तो इसलिए बोल रही थी ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, सभी क्या है वेरिएबल, तीनों के तीनों सेम रेशो से बढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरे पास फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट ही है। मैंने जैसे इसको लेस किया तो आपको पता चला कि मेरा प्रॉफिट जो है ना वो कितने % से इंक्रीज हो गया है, कितने % से इंक्रीज हो गया है, वो आई होप आपका 200% से इंक्रीज हो गया, राइट। जस्ट मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्रॉस चेक कैसे किया है, ठीक है। राइट, 2 टाइम्स बढ़ा है, राइट। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 100% से बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे ही मैंने सेल को इंक्रीज किया, आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर किया मैंने, फिर उसके बाद मेरे पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बचा। तो लीवरेज का मतलब होता है बेटे, लीवरेज का मतलब होता है कि ऐसा सपोर्ट है, ऐसे सपोर्ट को यूज करना है जिसके थ्रू आपको जितना भी रिस्क क्रिएट हो रहा है उस रिस्क को आप क्या कर पाए, कवर कर पाए। और ये सपोर्ट क्या है आपका इस चैप्टर के अंदर, ये सेल है कि जैसे जैसे सेल आप इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे जो फिक्स कॉस्ट का जो रिस्क होने वाला है उसको आप कवर कर पाएंगे। तो लीवरेज का एग्जैक्ट मतलब क्या है आपका, लीवरेज का एग्जैक्ट मतलब क्या है कि आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, आपको एक अपने रिस्क को कवर करने के लिए एक लिफ्ट के जा रहे, कहते हैं लिफ्टिंग करना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में देख के नजर आ रहा होगा कि अगर आपको इसका वजन उठाना होगा तो आपको जरूरी है कि यहाँ पे हैवी बॉल को रखना होगा। आपने आई होप इसके गेम भी देखा होगा, गेम भी होता है कि हम पहले झूला झूलते थे कि अगर आपको उसको पुल करना है, ठीक है, उसको ऊपर उठाना है तो आपको पूरा फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स या सपोर्ट क्या है, ठीक है। या फिर मैं कहूँगी मुझे कोई एक बहुत ज़्यादा हैवी सामान उठाना है, अगर मैं उसको अपने ऐसे हाथों से उठाऊँ तो मेरा बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने वाला है, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिफ्टिंग का यूज़ करूँगी, है, मैं उस इक्विपमेंट का यूज़ करूँगी जो मुझे इस सामान को उठाने में मदद करता होगा। तो लिफ्टिंग का मतलब क्या है कि आपको एक सपोर्ट देना, एक आपको सपोर्ट मिलना जिसके थ्रू आपका जो एफर्ट है वो कम लगे। हैवी ऑब्जेक्टिव को मूव करने के लिए हम एक फोर्स का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, हमारे एफर्ट्स जो हैं वो कम लगते हैं, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर लीवरेज का मतलब अलग अलग है। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर लीवरेज का मतलब होता है कि आपकी डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन रखना और आप अपने कॉस्ट को डिक्रीज करना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या मतलब है कि आप अपने जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमें अपनी इनकम स्टेटमेंट को कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज इनकम स्टेटमेंट के थ्रू ही निकल पाएगी, ठीक है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, ये आपको मैंने समझा दिया कैसे क्या कुछ होता है, ठीक है। अब मैंने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट भी मैंने आपको समझा दिया कि क्या होती है। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है और आपकी जो आउटपुट होता है वो कुछ इस तरीके से जाता है ऊपर, ठीक है, और ये आपके आउटपुट के साथ साथ जाता है। दैट्स द रीजन ये ग्राफ कुछ इस तरह का एग्जाम्पल दे, फिगर इस तरीके से बनेगी। एग्जाम्पल आपको मिल गया है, मैंने आपको यहाँ पे लेबर वेजेस का एग्जाम्पल, ठीक है। सेल की कमीशन को, जितनी ज्यादा सेल बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपको अपने एम्प्लॉइज को कमीशन देना पड़ेगा। पैकेजिंग के ऊपर खर्चा उतना ही होगा जितने ज्यादा पैकेट्स क्या होंगे, सेल होने वाले। रॉ मटेरियल भी उतना ही मंगवाना पड़ेगा। ये वेरिएबल कॉस्ट के सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। जितना ज्यादा आप, मैंने कहा कि मुझे पहले 10,000 प्रोडक्शन करना है, ठीक है। नॉर्मली मेरी मिठाई की दुकान है, मैं नॉर्मली क्या करती हूँ 10,000 रुपये पैसे इन्वेस्ट करती हूँ, 10,000 रुपये रॉ मटेरियल पे इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, सेल उतने की करनी होती है, ठीक है। अब दिवाली आने वाली है तो ऑब्वियसली बात है मुझे मेरी सेल को इंक्रीज करना है, तो मुझे अपने प्रोडक्शन को भी, अरे रॉ मटेरियल होगा तभी तो बना पाऊंगी, है ना। अच्छा, सैलरी होगी, लोन की पेमेंट होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, रेंट हो गई, ये आपके सारे के सारे फिक्स कॉस्ट होते हैं, ठीक है।
यहाँ पर जो रिस्क जनरेट होता है वो जनरेट होता है ड्यू टू देयर इज अ फिक्स कॉस्ट के कारण। ये मैंने आपको बताया। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा रिकवर होती है क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑलवेज क्या होता है, मोर देन देयर इज अ वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आ जाता है फिक्स कॉस्ट को आगे दो टाइप्स में बाइफरगेट किया गया। ठीक है, ये जो फिक्स कॉस्ट आना बच्चे, इसको दो पार्ट में आगे बाइफरगेट किया गया है कि क्योंकि बेटे रिस्क तो अब फिक्स कॉस्ट का ही देखना है कि हाँ जी रिस्क क्या आने वाला है, राइट। क्योंकि रिस्क हमारा किस चीज़ का है, फिक्स कॉस्ट के, वेरिएबल का नहीं रिस्क है अब, क्योंकि वेरिएबल हमेशा कवर होने वाले। तो यहाँ पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आपके ऑपरेटिंग रिस्क होते हैं और दूसरा आपका होता है फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब क्या होता है, जो आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड होता है, मींस कि डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जितने भी आपके पास कॉस्ट इनकर्ड होती है। ठीक है, जितनी भी आपके पास कॉस्ट इनकर्ड होती है, इसको हम ये बोल सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, राइट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो कि फिक्स है और जो आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया है, इंश्योरेंस का कमीशन हो गया, ये आपकी फिक्स नेचर की, ये आपके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इनकर्ड होती है। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप पैसे को अरेंज करते हैं ना बच्चे, मार्केट से पैसा अरेंज करते हैं, आप डेट से यूज कर रहे हो, बैंक लोन ले रहे हो। आपने कभी देखा है आपको डिबेंचर के सामने कभी 8% डिबेंचर लिखा होगा, 10% बैंक का लोन लिखा होता है, राइट। ये जो 10% है, 8% है, ये क्या शो कर रहे हैं कि आपको इनके ऊपर इतने परसेंट क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, मींस कि पैसे को अरेंज करने में जो भी आपकी लागत आई है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा, इसको मेजर, इसको हम ना क्या कहते हैं, आपको इससे जनरेट होने वाले रिस्क को हम ऑपरेटिंग रिस्क कहते हैं और यहां से जनरेट होने वाले रिस्क को हम फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनको मेजर करने को क्या कहा जाता है, इनको मेजर करने को कहा जाता है हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग लीवरेज, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल लीवरेज। अब ऑब्वियस सी बात है, लीवरेज का मतलब आगे समझ में, अब ऐसे कंपोनेंट्स को देखा जाएगा जिसके थ्रू हम ये देख पाए कि हाँ हमारे पास रिस्क को मेजरमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, रिस्क को मेजरमेंट किया जा रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग रिस्क। अब इनके ना फॉर्मूले एक बार आप इनको लर्न कर लो, फिर मैं आपको समझाऊंगी कैसे बने हैं ये। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कैसे बनता है मैं इसको यहाँ लिख के बताती हूँ। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख सकते हैं या फिर मैं कहूँ कि हमारे यहाँ पर EBIT लिखेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में EBT। मैम ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चे ध्यान से सुनना। यहां तक मैंने आपको बताया, ये सारी की सारी एक्टिविटी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, आपके बिजनेस में होती है। ठीक है, और ये कैसी कॉस्ट होती है, ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, अगर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कवर हो जाती है तो क्या बोलेंगे, इस प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं कि ऐसा प्रॉफिट जो हमारे मेन बिजनेस से आए। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट को माइनस किया हुआ है। ये इंटरेस्ट पता है कौन सा है, आपको डिबेंचर्स के ऊपर देना होता है, आपको बैंक के लोन के ऊपर देना पड़ता है। जैसे ही मैं इनको पे कर दूंगी फाइनली वो अमाउंट बच जाएगी जो कि अब आगे ना हमें आगे मतलब अपने पैसे को ना तो अरेंज करने के ऊपर हमारे पास खर्चा बन रहा है, ना बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा बन रहा है। ये ऐसा खर्चा है जो कि कहीं ना कहीं सरकार को हम देते हैं, टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है। ठीक है, अब देखो इसको लर्न करने का तरीका बताती हूँ। ऊपर क्या है, ऑपरेटिंग है, नीचे क्या है, फाइनेंशियल है। पैसे को अरेंज करने के लिए जो खर्चा है उसे इंटरेस्ट बोला गया मैंने, तो नीचे आ रहे हैं। ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग लीवरेज वहीं से कैलकुलेट होने वाली है। ठीक है, ऊपर पहले कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, फिर EBIT आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। फिर इन दोनों का यहाँ पर ये लिंक बनाया, ऊपर पहले क्या है, EBIT आ रहा है, नीचे EBT आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने कहा कि इन केस एग्जाम्पल के अंदर सुनो इस बात को। अब यहाँ पर क्या था, ये 200% हो गया। ठीक है, आगे क्या है, अब इंटरेस्ट भी बच्चे सेम ही रहने वाला है, चाहे आप कितनी प्रोडक्शन कर लो। ठीक है, अब आपने क्या किया है, 10 लाख का लोन लिया है। ठीक है, अब उस 10 लाख को लोन लेने के बाद आप प्रोडक्शन 15 लाख की भी कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन 8 लाख की भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब लोन 10 लाख का लिया तो इंटरेस्ट भी 10 लाख के ऊपर देना पड़ेगा ना,
है ना। तो ये भी क्या होता है, आपका फिक्स होता है, ठीक है। एक तो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है जो फिक्स होती है, और एक हमारे पास इंटरेस्ट होता है जो फिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे 75 रुपये मेरे को माइनस करने पड़ेंगे, कितना हो गया 125 रुपीज़ हो गया। इसके ऊपर मुझे 20% क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। 120 के ऊपर 20% टैक्स कितना बन गया, देखो जल्दी से 5, देन यहाँ पर आ जाएगा 2 and 5, 25 रुपीज़ हो जाएगा। मैं जैसे इसको लेस करूँगी तो यहाँ पे 100 रुपये बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 10 रुपये है, 10 शेयर होल्डर से यहाँ पे बने वैल्यू 10, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे ये क्यों नजर कर रही हूँ, अब जो मैंने निकाला है ना यहाँ पे ये 50%, 100%, ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला, ये मैं फॉर्मूले से भी निकाल सकती हूँ। ये मैंने आपको वैसे करके बताया, मैं इसको फॉर्मूले से करती हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचे, कॉन्ट्रीब्यूशन है मैम हमारा कितना है कॉन्ट्रीब्यूशन 200 है, और EBIT कितना है हमारे पास 100 है। पहले केस में 200 अपॉन में 100, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कहा कि मैंने मेरी सेल 50% से इंक्रीज कर दी है, मैंने मेरी सेल कितने परसेंट से इंक्रीज कर दी है, 50% से इंक्रीज करती है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे ही आप अपनी सेल को अपने 50% से इंक्रीज किया तो यहाँ पर EBIT के ऊपर कितना फर्क पड़ा। देखो मैंने कहा कि मेरी पहले सेल 1 थी, ठीक है, मेरी सेल कितनी थी, 1 थी, जिसके कारण मेरा EBIT कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। मैंने कहा कि मैंने मेरी सेल क्या है 50% से इंक्रीज कर दी, तो मेरी जो EBIT है वो भी तो क्या होगी 50% से इंक्रीज होगी। 2 टाइम मेरे कमा रही थी, 50% मैंने सेल इंक्रीज की, तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं 100 रुपये कमाऊंगी, है ना। प्रूफ करके दिखाते हैं। अब देखो पहले EBIT मुझे निकालना है, ऑब्वियस है, तो EBIT को उठाऊंगी मैं। EBIT अब कितना है, न्यू कितना है मेरे पास, न्यू हूँ माइनस के ओल्ड अपॉन में ओल्ड इनटू में 100। क्या हम ऐसे निकालते हैं, जब चीजें अमाउंट में निकलती है तो फॉर्मूला ये लगेगा, अगर न्यू में निकलती है तो ये निकलता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्रूफ करके दिखाऊंगी, सब चीज प्रूफ होगी, डोंट वरी रहिए। एग्जाम्पल फॉर्मूले तो याद करने ही नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो न्यू कितना है, न्यू बच्चे मेरे पास है EBIT मेरे पास 200 है, पुराना कितना है मैम अपने पास 100 रुपये है, अपॉन में कर दो 100, इंटू में कर दो 100, तो कितना हो गया, ऊपर हो गया 100 अपॉन में 100 इंटू में 100, तो कट करेंगे तो प्रूफ करके बताया कि ये तब भी 100 आएगा और तब भी आएगा। कहने का मतलब कि मैंने परसेंटेज चेंज की है किसमें, सेल के अंदर, ठीक है। जैसे ही मैंने सेल के अंदर इंक्रीज की तो मेरा EBIT क्या हो गया, वो भी बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। अच्छा मैंने देखा कि पहले मेरे पास एक सेल थी जिसके कारण मेरा EBIT 2 आ रहा था, अब जैसे जितना भी मैं इंक्रीज करूंगी, मैंने कहा कि मैंने 20% सेल इंक्रीज कर दी, तो ये 20% ही इंक्रीज होगा, दैट मीन्स 40% इंक्रीज होगा, ठीक है। मैंने कहा कि ये 50% है तो यहाँ पे 50% ही इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। मैंने कहा 80% इंक्रीज किया, 100% इंक्रीज कर दिया, तो EBIT को बस 2 से, ये जो परसेंटेज है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा मैम अगर मेरे को फाइनेंशियल लीवरेज निकालनी हो तो सिंपल है, EBIT कितना है, EBIT 100 है, EBT कितना है 25 है, तो कट करो कि मीन्स कि जो आपका EBT फाइनेंशियल लीवरेज है वो क्या है 4 है। समझ में आया कैसे फॉर्मूले यूज करने। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला हो गया है ऑपरेटिंग कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। अगर मुझे इसका चेंज निकालना है तो इसको अपोजिट कर देना है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन द कंट्रीब्यूशंस। अगर मुझे फाइनेंशियल लीवरेज की अमाउंट के अंदर निकालना है, ऐसे टाइम्स के अंदर निकालना है तो EBIT अपॉन में EBT। अगर परसेंटेज में निकालना है सेम इस तरीके से इसको भी क्या कर दो, अपोजिट कर दो, परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब EBIT EBT इनका मतलब समझ में आ गया। चलो अब PDF पे चलते हैं, क्या कहती है ये। चलो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मैंने आपको समझा दिया कि जो रिस्क होता है कैसे होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज होती है, फाइनेंशियल लीवरेज होती है, ठीक है। अब ये देखो ग्राफ देखेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज होती है, आपकी फाइनेंशियल फिक्स लीवरेज नहीं फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसके से जो भी रिस्क क्रिएट होने वाला है उसे हम ऑपरेटिंग रिस्क कहते हैं, और इसको कैलकुलेट किया जाता है ऑपरेटिंग लीवरेज से। उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT होता है, और यहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करने के लिए EBIT अपॉन में EBT होता है,
ठीक है। अगर मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन कर दूं तो मेरे पास कंबाइन लीवरेज आएगी, मींस की टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है। अगर मैं कंबाइन किया मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दिया है EBIT अपॉन में EBT, तो क्या आप इसका कटिंग क्रॉस कर सकते हो कि EBIT से EBIT कट हो गया, तो कंबाइंड लीवरेज का जो फॉर्मूला है ना वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBT बन जाएगा, राइट। कोई दिक्कत है, याद करने की जरूरत ही नहीं। ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया समझ में कि जो कि इनकर्ड होती है ड्यू टू देयर इज अ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गई है, ये आपका फिक्स कॉस्ट होता है। जितनी ज़्यादा आपकी हायर कॉस्ट होने वाली है उतनी ज़्यादा आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज होने वाली है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, क्या कहते हैं कि ये फॉर्मूला आ गया होगा समझ में। यहाँ पर एक इनकर्ड कहती होती है जब हम अपने डेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, इसकी जो डेट और इक्विटी का जो रेशियो है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं हम, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेट की अमाउंट को ज़्यादा यूज़ करें, मींस के डिबेंचर्स को ज़्यादा यूज़ करें। वैसे इस चैप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, 14 लेक्चर हमारा इसके ऊपर है, यूनिट नंबर 14 कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होगा, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू द फाइनेंशियल लीवरेज हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBT आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन लिखी हुई थी ये कहना क्या चाह रही थी, इसको प्रूफ करके बताती हूँ कि जो जितनी ज़्यादा आपकी फिक्स कॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कंपनी A है, कंपनी B है, कंपनी C है, ठीक है। फॉर इसके एग्जाम्पल के लिए ना मैंने इन दोनों चीज़ों को कांस्टेंट रखा है, वैसे ये होती नहीं है कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है आपकी सेल के साथ साथ इंक्रीज डिक्रीज होती है। बट मेरे को फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट बताना है कि फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, आपकी जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो भी ज्यादा होगी। हायर द ऑपरेटिंग लीवरेज दैट मींस हायर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, ठीक है। एक कंपनी 40,000 उसका फिक्स सेल किया, उसने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, उसके बाद उसके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आया, कॉन्ट्रीब्यूशन को जैसे ही मैंने लेस किया उसके पास कितना आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन के मेरे पास कितना आ गया, 14,000 आ गया। मैंने कहा कि कंपनी का 4,000 क्या है फिक्स कॉस्ट है, मैंने माइनस किया 10,000 रुपये आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, एक कंपनी उसका भी 14,000 बचा, इसने कहा कि मेरा तो फिक्स कॉस्ट 2,000 रुपये बचता है, बनता है। इसके बाद यहाँ पे 14,000 ये कहते हैं कि मेरे पास तो फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, पर ऐसा नहीं होता। वही बात मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि मुझे क्या करना है, इसके फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट बताना है आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज के ऊपर, कि इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है कि फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी ज़्यादा है। अच्छा, मैंने ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला आपको ये बताया था कि कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT कर दो पुट, 14,000 अपॉन में 10,000 कितना आया 1.40। अच्छा, नेक्स्ट क्या है 12,000 डिवाइड में 14,000 डिवाइड में 12,000, जो कि मेरे पास क्या आएगा 1.167। नेक्स्ट क्या आएगा 14,000 डिवाइड में 14,000 करेंगे तो ये आएगा 1 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर मेरी कॉस्ट ज़्यादा थी, 4,000 कॉस्ट होने के कारण मेरी जो लीवरेज है वो क्या आ रही है 1.4 आ रही है। यहाँ पर 2,000 कॉस्ट होने के कारण मेरी लीवरेज 1.16 आ रही है। इसकी जैसे जैसे कॉस्ट घटती जा रही है वैसे वैसे आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज भी घटती जा रही है। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि इनके बीच में एक डायरेक्ट एक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इसको वापस अपोजिट साइड में ले जाओ तो ऑपरेटिंग लीवरेज कम होती चली जाएगी, ठीक है, समझ मारे। परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग लीवरेज मैंने आपको समझा दिया कि इन केस मैं अपनी सेल्स के अंदर चेंज कर रही हूँ तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा अपने EBIT में, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो मैंने आपको बताया कि पहले मेरी सेल 1 थी जिसके कारण मेरा प्रॉफिट क्या है 2 रुपये हो रहा था, मैंने मेरी सेल 50% से इंक्रीज कर दी जिसके कारण मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया है, मेरा प्रॉफिट 50% से ही बढ़ेगा। 2 रुपये पहले कमा रही थी, 50% सेल इंक्रीज हो तो 100% कमाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है कि परसेंटेज चेंज इन EBIT और परसेंटेज चेंज इन सेल, ठीक है, इनका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये बताता है कि हाउ द चेंज इन सेल अफेक्ट द EBIT, कितनी सेल के इंक्रीज होने से हमारी EBIT कैसे इंपैक्ट करती है। इसी तरीके से हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर जो हमारे पास मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, अब मैंने कहा कि मेरी सेल 1 है जिसके कारण मेरी EBIT 1.40 आ रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, सेल के अंदर चेंज किया, सेल मैंने क्या की है 50% से इंक्रीज कर दिया। पहले मेरी ये थी 1.40% मेरा क्या है EBIT आ रहा। मैंने कहा कि मैंने जो मेरी सेल है ना 50% से इंक्रीज कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है EBIT में क्या होगा 50% से इंक्रीज होगा नहीं होगा।
तो मैं जब 1.40 को 50% से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आएगा 70%। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसको फॉर्मूले में पुट करके भी दिखा सकते हैं, देख सकते हैं आप कि जो इसका फॉर्मूला अगर मैं जनरेट करूँ, ये आया कैसे, पता है कैसे आया, चेंज इन ईबीटीआई। देखो ये मैंने कैसे किया, 1.40 इंटू 5% 50%, और ये मेरा ईबीआईटी निकल के आया 70%। अच्छा, 1.40 क्या था मेरे पास, ऑपरेटिंग लीवरेज था। ये क्या था, मैंने चेंज किया था इन सेल के अंदर। अच्छा, ये क्या है, मेरा चेंज आया ईबीआईटी के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको इधर, इसको एक ही तरफ रखने दूँ, इसको एक तरफ रखूँ और इसको उधर ले जाऊँ, तो क्या आएगा, डिग्री कि जो मेरे पास ऑपरेटिंग लीवरेज है उसके अंदर चेंज कितना आया, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आया, परसेंटेज। अब मैं इसको उधर लेके जाऊंगी, ये ऊपर रह जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इनसे। क्या ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इस तरीके से बन रहा है जो मैंने आपको स्टेटमेंट समझाई थी। समझ पा रहे हैं? ओके, अच्छा, ओके 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 ओके, ये मैंने आपको समझा दिया है, ये मैंने आपको बता भी दिया है। इसको एक और तरीका है इसको करने का, क्या कि जो पहले था मैंने कहा कि मैंने मेरी जो सेल है वो क्या हो गई है, 50% से इंक्रीज की है। पहले 40,000 मेरी सेल थी, मैंने 50% इंक्रीज कर दिया, तो दैट मीन्स 40,000 का हाफ कर दो, 20% से इंक्रीज कर दिया, 20,000 से और इंक्रीज कर दिया तो 60,000 हो गया। वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनस किया तो मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन 21,000 का आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही रहती है, तो यहाँ पे भी 4,000, यहाँ पे भी 4,000, 17,000, और यहाँ पे फर्क देख पा रहे हो। तो जो न्यू है उसमें से ओल्ड को माइनस करो, नीचे आएगा ओल्ड बेस मानेंगे इनटू में 100, तो 17,000 माइनस के 10,000 अपॉन में 10,000, तो 7,000 अपॉन में 10,000 इंटू में 100 करेंगे तो ये आ जाएगा, नजर आ रहा है 70% आया। इनडायरेक्टली मैंने निकाल दिया। अब आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी आपको यहाँ समझाया था और अब मैंने आपको यहाँ प्रूफ करके दिखाया। सेम इस तरीके से आपका फाइनेंशियल लीवरेज है। फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर क्या होता है, ये नीचे वाले पार्ट को यूज किया जाता है जहां पर आप ये दिखाते हो कि कितनी कॉस्ट आई है मेरे को फाइनेंस को अरेंज करने में, इसीलिए उसे बोला जाता है फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, और इसको बेस माना जाता है। इसके अंदर हमारे पास इस वाली अमाउंट को इस वाली अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगा। चेंज दिखाना है तो इसको अपोजिट कर दो, सो सिंपल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है कि जो आपका डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लीवरेज है उसे हम अपने बिजनेस रिस्क कहते हैं, क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने में जितना भी खर्चा पानी आ रहा है ना उसको मापा जाता है। ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल रिस्क होता है, फाइनेंशियल लीवरेज होता है वो रिस्क जो कि हमारे फाइनेंस को अरेंज करने में हमारी कॉस्ट आ रही है। ठीक है। अच्छा, कंबाइन का मतलब क्या है, जहां पर हम दोनों को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग लीवरेज जो होती है आपकी फिक्स कॉस्ट से रिलेट करती है। रेंट हो गया, सैलरी होगी यहाँ से, तो ये डिपेंड करती है आपकी फिक्स कॉस्ट के ऊपर। और फाइनेंशियल लीवरेज आपकी इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। ये मैंने आपको इस चार्ट के अंदर शो किया करके दिखाया था और इवन मैंने आपको यहाँ भी समझाया था। देख पा रहे, ये होती है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और ये होती है आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट। राइट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इसको मेजर करते हैं अगर चेंज को तो परसेंटेज चेंज इन द ईबीआईटी, जिसका रिजल्ट 1% के चेंज करने से सेल के अंदर ईबीआईटी में उतना ही फर्क आएगा जितना हमारे पास हमने नॉर्मल ऑपरेटिंग लीवरेज से कैलकुलेट किया था। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है। अच्छा, मैंने जब आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर मींस कि यहाँ पर समझाया था कि सेल को इंक्रीज करने से हम अपने फिक्स कॉस्ट को कवर कर सकते हैं। क्या मैंने आपको यही बताया था, नहीं बताया था? अच्छा, फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है, मैंने आपको ये भी बताया। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होती है। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने पैसे को अरेंज करने में मेरा जो खर्चा आ रहा है ना, मेरी जो कॉस्ट आ रही है ना, वो 20% आ रही है। ठीक है, और उसको जो मैंने पैसा अरेंज किया है ना, उसको मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने से मेरे को रिटर्न आ रहा है ना, वो मान लीजिए वो आ रहा है 25%। तो सिचुएशन कैसे नजर आ रही है, फेवरेबल है, क्योंकि कमा 25 रुपए रहे हो, देने 20 रुपए रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी आप पॉजिटिव सिचुएशन में, राइट। 5 रुपए अभी भी बच रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि कमा आप रहे हो 50 रुपए, देने पड़ रहे हैं आपको 80 रुपए, तो आपकी पॉकेट से आपको देने पड़ेंगे
तो आपको 30 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब सेल फाइनेंशियल लीवरेज जो है ना वो किस नाम से जानी जाती है, डबल एड स्वॉर्ड्स के नाम से जानी जाती है, कि ये जो फाइनेंशियल लीवरेज में दो धारी तलवार है, इसके थ्रू हम अपने लॉस को कवर भी कर सकते हैं, इसके थ्रू हम अपने आप को नीचे भी लेके आ सकते हैं अगर हमने सेल को इंक्रीज नहीं किया तो, ठीक है, जिसके कारण हमारे ईपीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि जैसे ही मैंने अपनी सेल को इंक्रीज किया, जैसे ही मैंने मेरी सेल को इंक्रीज किया, मेरी जो अर्निंग पर शेयर है वो 2 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो गई है। ये मैंने प्रूफ करके दिखाया, तभी कह रही थी मैं इस पहले स्लाइड को बिल्कुल अच्छे से दिखना। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, पता है, ये आपके लिए मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐड ऑन किया है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। और ये बहुत आसान है, इसमें क्या पता है क्या लिखा हुआ है कि आपको ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज निकालनी है। सेल आपको दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, डेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, सो सिंपल। ये देखो यहाँ से मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अच्छा ठीक है। अब मैं इसको माइनस कर रही हूँ तो एक सेकेंड मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लूँ। अब मैं यहाँ से इसको माइनस करूँगी, 7,50,000 को मैंने माइनस किया 4,20,000 से, तो यहाँ पे आ गया 3,30,000 रुपये। मेरे पास क्या है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैंने कहा कि मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, 60,000 रुपये है, मैंने लेस कर दिया। अच्छा 60,000 मैंने जैसे इसमें से लेस किया तो मेरे पास बचा 2,70,000 रुपये। अच्छा ये बताओ ये है क्या, ये EBITM है। तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था, क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके पास 3,30,000 रुपये, EBIT कितना है आपके पास 2,70,000 रुपये। इसको कट करेंगे तो पॉइंटों में जो भी आंसर आएगा वो आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज है। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या था, EBIT अपॉन में EBT, यही था। EBIT मेरे पास कितना है, EBIT मेरे पास एक सेकेंड 270 रुपये है, कितना है 270, और EBT निकालना रहता है। EBT निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट नहीं गिवन है, आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि 4,50,000 रुपीज़ का 9% कितना रहने वाला है, 40,500 रहने वाला है, ठीक है। मैं इसमें से जब क्या करूँगी, 2,70,000 को माइनस करूँगी तो मेरे पास 2,29,500 रुपये रह जाएंगे। तो मेरे पास ये क्या निकल के आया, EBT निकल के आया 2,29,500 रुपये, ठीक है। मैं 2,70,000 को डिवाइड करूँ 2,29,500 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 1.176 के करीब यहाँ पर ही आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे इसको डिवाइड करूँ 3,30,000 को 2,70,000 से, तो ये आएगा मेरे पास 1.2222 आ रहा है, ठीक है। अच्छा कंबाइंड लीवरेज भी निकालनी है, तो कंबाइंड लीवरेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBT आएगा 229,500। आप इस परसेंटेज को भी ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मैं अमाउंट से इसलिए कर रही हूँ कि मेरे को एग्जैक्ट आंसर मुझे मिल जाए, ठीक है, 22950। तो यहाँ पर देखो क्या निकल के आया 1.43, ये मेरे पास क्या है 1.4379, ऐसा बहुत लंबी है, इसको निकाल सकते हो, ठीक है। 2 to 1.176। अब जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब भी यही आंसर आ रहा था, क्रॉस चेक करके मैंने देखा कि मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट डू यू मीन बाय द लीवरेज, लीवरेज से आप क्या समझते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द लीवरेज क्या होती है, विद एग्जांपल आपको समझाना है, हाउ टू कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इनको आप करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का मैं छोटा सा हिंट दे देती हूँ मैं, क्या है इसके अंदर, वेरिएबल कॉस्ट रेशो दे रखी है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट बिल्कुल सामने दे रखा है आपको दोनों में, ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल के दी हुई है, जो आपको फॉर्मूले है ना उनको आगे पीछे करके निकालना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ हिंट आपको, जो मैंने ऊपर स्लाइड में यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। अब देखो यहाँ पर आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 60%, तो ऑब्वियस सी बात है ये 100% होता है, 60% हम माइनस करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है 40% बचेगा। अच्छा उसके बाद हमें इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, हमें EBIT निकालने के लिए और EBT चाहिए, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे फाइनेंशियल लीवरेज दे रखी है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि EBIT अपॉन में EBT, और EBT का मतलब क्या है कि जब मैं EBIT में से इंटरेस्ट को माइनस कर रही हूँ तो क्या मैं इसकी जगह EBIT माइनस के इंटरेस्ट लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ।
अच्छा, ये मेरे को कितना दिया था, ये मेरे को दिया था फाइनेंशियल लीवरेज 3 है, ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज कितना है 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 इज इक्वल टू EBIT अपॉन में EBIT माइनस के इंटरेस्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, और इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई यहाँ पे पुट करो, इसको x पुट कर लो, x अपॉन में x माइनस के इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ रखो 3, x की वैल्यू निकल आएगी तो मोस्ट ऑफ सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन स्पेशली सभी स्टूडेंट्स के लिए, सो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट, ओके। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी, ईमेल आईडी टीम की दी हुई है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हाँ कैसे आप इन PDF को एक्सेस कर सकते हैं। ₹9 आपको पे करने होंगे इस पर्टिकुलर PDF के लिए, राइट। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीम के साथ। अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके डाउट हो और बाकी बच्चों के भी हो सकते हैं, जहाँ से एक डाउट से बाकी सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ओके, ठीक है। ये जो स्लाइड थी ये बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर का मतलब मैं ये कह सकती हूँ पूरा कंक्लूजन ड्रॉ हो चुका था कि EBIT का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला कैसे लर्न नहीं करना, सब कुछ समझा हमने, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, हमारे पास है कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम उसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम है, राइट। चलो